हाँ जी। तो महाभाष्य में परिचय मैंने थोड़ा सा दे ही दिया था। एक एक दो बात और बता करके फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ कि महाभाष्य की जो व्याख्याएं हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा प्राचीन व्याख्या है, जो कि बहुत प्रसिद्ध भी है एक तरह से कह सकते हैं, भर्तृहरि की महाभाष्य दीपिका है ना। तो हाँ जी। तो महाभाष्य की जो भी व्याख्याएं हैं नमस्ते उनमें, गुरु जी। नमस्ते नमस्ते, महाभाष्य की जो व्याख्याएं हैं उनमें महाभाष्य दीपिका जो है वो व्याख्या किसकी है? भर्तृहरि के द्वारा लिखित है ना ये व्याख्या, या टीका कह सकते हैं। और दो व्याख्याएं और हैं या टीकाएं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। एक तो आपकी प्रदीप व्याख्या है और एक उद्योत है ना, ये दोनों बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो प्रदीप जो टीका है वो कैयट ने लिखी है, ठीक है। इसके जो रचयिता हैं महाभाष्य पर, जो प्रदीप टीका है वो किसने लिखी है? कैयट, ठीक है। क पे एक की मात्रा और य और ट, कैयट, ठीक है। और महाभाष्य के जो दूसरे व्याख्याकार हैं वो आपका नागेश भट्ट जो है उनके द्वारा लिखा गया है और उसका नाम है उद्योत है ना। ये बहुत प्रसिद्ध, आप इनके बारे में पढ़ेंगे, अब व्याकरण शास्त्र के इतिहास में तो जानेंगे ही इनके बारे में, नागेश भट्ट कौन थे और इन्होंने व्याकरण के लिए क्या क्या मतलब वो सब सारी बातें, ठीक है। तो मैंने 3 व्याख्याओं के नाम लिए या 3 टीका ग्रंथों के नाम बताए आपको कि एक तो महाभाष्य दीपिका जो कि भर्तृहरि ने लिखी है, और दूसरा प्रदीप टीका जो कि कैयट ने लिखी हैं, और तीसरी उद्योत व्याख्या या उद्योत टीका जो कि नागेश भट्ट के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो आप अगर पुस्तक वगैरह लें तो उसमें अगर ये दो व्याख्या मिल जाएं, प्रदीप और उद्योत, तो बहुत अच्छी बात। तो उसके साथ एक पुस्तक है जो अभी मेरे पास है ये सामने, तो छोटी सी है, अच्छी है लेकिन, तो इसमें आपको दोनों चीज़ मिल जाएगी। ये है, इसके जो राइटर हैं वो शायद एक मिनट को बता देता हूँ, हाँ, जयशंकर लाल त्रिपाठी, ठीक है। इनकी पुस्तक है ये महाभाष्य का पशपशानिक है ना। तो ये आप ले लें, पतली सी ही है। तो इसमें आपको प्रदीप और उद्योत ये दोनों टीकाओं के साथ ये महाभाष्य आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें मतलब व्याख्या नॉर्मल है और संक्षिप्त में ही, क्योंकि पतली सी है छोटी सी, तो इसीलिए भी तो आपको अगर ये आए लगे ठीक तो आप ये ले सकते हो, नहीं तो दूसरी और भी व्याख्याएं हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब जो है हम आ जाते हैं इसके मुख्य जो पशपशानिक का जो प्रतिपाद्य विषय है उसके ऊपर है ना। तो सबसे पहले जो है बहुत इंटरेस्टिंग शुरू करते हैं हम इसका ना। तो सीधा हम चलते हैं अपने मेन उस पर, यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है जहाँ से देखिए, तो कह रहे हैं अथ शब्दानुशासनम है ना। तो तो महाभाष्य का जो पशपशानिक है उसका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और उसमें जो सबसे पहले है कह लीजिए वो क्या है आपका अथ शब्दानुशासनम। तो अब इसमें जो अथ शब्द आ रहा है पहले उसकी व्याख्या होगी, फिर उसके बाद शब्दानुशासनम। तो ये जो कह लीजिए अथ शब्दानुशासन है, तो जैसे आपने बहुत सारे दर्शन ग्रंथों में भी पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी आता है ना, जैसे अथ योगानुशासनम ऐसे करके आता है, या ऐसे है ना, आपने योग सूत्र में भी पढ़ा होगा। तो इसी तरह यहाँ पर भी है अथ शब्दानुशासनम है ना। तो जैसा कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अथ अथ मतलब कि अब जो है या अब प्रारंभ किया जाता है। क्या प्रारंभ किया जाता है? तो शब्दानुशासन है ना। शब्दानुशासन किसका नाम है, बता सकते हैं? शब्दानुशासन किसको कहते हैं? व्याकरण में। हाँ, अर्थात शब्दानुशासन मतलब व्याकरण, क्योंकि शब्दों का अनुशासन कहाँ होता है? व्याकरण में ही होता है ना। इसीलिए शब्दानुशासन मतलब व्याकरण, ठीक है। तो अब अथ मतलब अब, शब्दानुशासन मतलब व्याकरण प्रारंभ किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक बताएं। तो यहाँ पर ये जो अथ शब्द है ये निपात है, ठीक है ना। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता चलता हूँ यहाँ से, वैसे तो पता ही होगा फिर भी। और वेद में आपको जो उपसर्ग या जो कह लीजिए अव्यय आदि होते हैं, उपसर्ग या निपात कह लीजिए, तो वो आपको ना अलग अलग मिलेंगे, अर्थात वो शब्दों के साथ जुड़े हुए नहीं मिलेंगे आपको। और वो
कहीं आगे पीछे भी मिल सकते हैं। जैसे हम अगर लौकिक संस्कृत में देखें या लौकिक भाषा में देखें तो आपको वो शब्दों के साथ या क्रियापदों के सबसे आगे में रहते हैं उपसर्ग, हमेशा ऐसा रहता है ना। तो लेकिन यस सर। वेदों में या वेद के उसमें आपको क्या होगा, वहाँ पर अलग अलग मिलेगा आपको, है ना, अलग कहीं और होगा वो, है ना, उसको फिर वहाँ उसके साथ लाना पड़ता है। तो ये एक वो है। तो कई बार इस वजह से भी बच्चों को वो जो वेद का टेक्स्ट है वो कठिन लगने लगता है, जबकि वो होता नहीं है एक्चुअली में, वो बहुत और आसान होता है। लेकिन फिर भी वो क्योंकि थोड़ा सा उनको नहीं उस दृष्टि से देखे होते हैं, इसीलिए वो कठिन लगने लगता है। ठीक है, तो क्या कहा कि अथ जो है ये निपात है, और वैयाकरणों के अनुसार जो है, अच्छा ये शब्द तो जानते हो ना आप, इससे परिचित होंगे क्योंकि शायद मैंने पहले भी बताया होगा आपको। वैयाकरण क्या होता है जानते हो या नहीं जानते हो? व्याकरण को पढ़ने वाले। हाँ, व्याकरण का अध्ययन करने वाले जो होते हैं वो वैयाकरण कहलाते हैं। ठीक है, तो गुरुकुलों में अलग से एक विषय ही होता है ना। एक विषय का नाम होता है व्याकरण और एक का नाम होता है वैयाकरण, है ना। तो एक्चुअली व्याकरण जब हम कहते हैं तो वो लघु सिद्धांत आदि जो छोटे छोटे ग्रंथ हैं वो सब आते हैं व्याकरण के अंतर्गत। और जब हम वैयाकरण कहते हैं तो उसके अंतर्गत सिद्धांत कौमुदी आते हैं, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी का नाम भी है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, आपने अगर सुना हो या देखा हो किताब पे लिखा हुआ तो। ठीक है, इसीलिए भी तो ये बात हो गई। तो वैयाकरणों के अनुसार जो है वो निपात शब्द जो है विभिन्न अर्थों के क्या होते हैं, द्योतक होते हैं। ये बात आपने निरुक्त में भी पढ़ा हुआ है, वहाँ आता है ना द्योतकत्व और वाचकत्व सिद्धांत। तो इसीलिए अतः यहाँ पर अथ शब्द जो है वो क्या है, प्रारंभिक क्रिया का बताते के अतिरिक्त जो है मंगल अर्थ को भी बता रहा है। मतलब यहाँ सबसे स्टार्टिंग में ही क्यों रखा, महाभाष्य के इतने बड़े व्याख्या ग्रंथ के इस प्रारंभ में अथ शब्द को रखा है। तो वो अथ शब्द प्रारंभ को तो बता ही रहा है, साथ साथ मंगल अर्थ को भी बता रहा है। बात क्लियर हो गई अर्थात? यस ठीक है, तो मंगल अर्थ को भी बता रहा है। तो अर्थ शब्दानुशासन ये वचन किसका है ना, इस पर जो है एक विवाद है कह लीजिए। तो पाणिनि सूत्र के जो प्रसिद्ध व्याख्याता या काशिका वृत्ति के जो वामन और जयादित्य हुए हैं, जिन्होंने ये लिखा हुआ है काशिका वृत्ति, आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था, तो पाणिनि का वचन मानकर वो व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो अर्थ शब्दानुशासन है ये पाणिनि का ही वचन है, क्योंकि इस पर एक डाउट है, मतलब एक तरह का कह लीजिए। कई व्याख्याकार कहते हैं कि पाणिनि का है, कई व्याख्याकार कहते हैं कि नहीं है। मतलब ऐसा माना जाता है क्योंकि अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स में मिलते हैं, तो पाठभेद के कारण। तो अष्टाध्यायी में ये प्रारंभ में कहते हैं कि अर्थ शब्दानुशासन उन्होंने कहा है, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कहा है, सीधा उन्होंने अपना सूत्र स्टार्ट किया है ना, सूत्र वृत्ति तो नहीं, सूत्र। तो इस तरह से तो इसको मान करके, जैसे अथ योगानुशासन है, जैसे मैं बता रहा था आपको, अथा तो धर्म जिज्ञासा है, तो उसी तरह से पाणिनि ने भी व्याकरण शास्त्र का प्रारंभ जो है अथ शब्दानुशासन ऐसे करके किया होगा, ऐसा भी कई विद्वानों का मानना है। ठीक है, कई दूसरे विद्वान ऐसा भी मानते हैं जो भाष्यकार हैं कि मतलब ये जो अथ शब्दानुशासन है वो भाष्यकार पतंजलि का वचन है। तो दो तरह की बातें आ गई अभी आपके सामने। क्या क्या आ गई कि अथ शब्दानुशासन जो है वो या तो पाणिनि के द्वारा कहा गया है अपने ग्रंथ में, और या फिर अष्टाध्यायी में, या फिर भाष्यकार पतंजलि के द्वारा ये वाक्य या अर्थ शब्दानुशासन कहा गया होगा, है ना। तो ऐसा कहते हुए विद्वानों में थोड़ा मतभेद है कह लीजिए ना, कोई मानता है कोई उसको मानते हैं। तो अब भाष्य के लक्षण में यह जो है बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके लिए उन्होंने पूरे क्या कह सकते हैं प्रमाण भी दिए हैं, जो भी इसको मानते हैं कि हाँ भाई ये इनका क्यों है, कैसे है ना। अच्छा, यहाँ पर जो कि मैं आगे और बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, तो उसके साथ फिर हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सूत्र का लक्षण है, वार्तिक का लक्षण है और भाष्य का भी लक्षण है ना, कि सूत्र किसे कहते हैं, वार्तिक किसे कहते हैं, भाष्य किसे कहते हैं। क्योंकि अभी हम भाष्य पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाष्य किसे कहते हैं। तो एक बार मैं बता देता हूँ, भाष्य तो बता ही दूँ और सूत्र भी बता देता हूँ। इसमें श्लोकबद्ध हैं ये सब तीनों के तीनों। तो सूत्र का तो ये दिया हुआ है कि अल्पाक्षर असंदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तो भवनम वद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदुः। ठीक है,
और वार्तिक का जो लक्षण है वो है उक्त दुक्तानुनाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुर वार्तिज्ञा मनीषिणः। तो ये हो गया। और जो भाष्य वाला है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी हमें भाष्य पढ़ रहे हैं। तो कह रहे हैं इसमें सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वाक्यै पदैः सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदुः। क्या कहा कि सूत्रार्थ हो, अर्थात जहाँ सूत्र का अर्थ वर्ण्यते, अर्थात जहाँ सूत्र का अर्थ वर्णन किया जाता है। यत्र मतलब जहाँ, है ना। तो जहाँ सूत्रार्थो मतलब सूत्र का अर्थ वर्णन किया जाता है किसके माध्यम से, तो वाक्य ही, अर्थात वाक्य के माध्यम से। और किसके अनुसार, सूत्र अनुसारी भी, अर्थात सूत्र के अकॉर्डिंग, सूत्र के अनुसार। ठीक है। और क्या, स्वपदानी च वर्ण्यन्ते, अर्थात उसके साथ साथ, मतलब सूत्र के अकॉर्डिंग तो व्याख्या की ही जाती है ना, सूत्र के अनुसार, परंतु उसके साथ साथ स्वपदानी मतलब अपने पदों को या अपने वाक्यों को हम वर्ण्यते अर्थात वर्णन कर सकते हैं भाष्य में, है ना। तो उसी को भाष्य विदो विदुः कहा जाता है। ठीक है, एक मिनट रुकिए जरा, जस्ट अ मिनट। विराम दीजिए। चावल भात बनेबो की अछि पता नहीं कितने से सृष्टि, जब डाउट आंसर बन जाए तो क्या मजा आ जाता है ना। हाँ पता नहीं कितने बार हाँ तहन चावल के सब्जी की बनी तहन भात बने तहन सब नहीं तहन अथी परोठा नहीं तहन ऐसे इंटरेस्टिंग है। मतलब दोनों वाक्य पद हाँ जी, देखिए। तो हाँ, क्या कह रहे थे कि जब डाउट आंसर बन जाए, इसका क्या मतलब? कुछ नहीं सर। नहीं, बताइए। नहीं सर, वो हमारा चैट वाला आगे अच्छा, बात कुछ और बात थी, चलिए। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो ये भाष्य का लक्षण हो गया। तो भाष्य में जो मुख्य दो बातें हैं कि सूत्र की व्याख्या होती है और साथ में क्या होता है कि खुद की भी व्याख्या हम उसमें डाल सकते हैं। लेकिन जैसा मतलब जो वहाँ पर कहने लायक बातें हैं या जो सूत्र के संदर्भ में जो चीज़ें होंगी वो ही बात हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कुछ भी वहाँ पर कुछ भी लिख दें, ऐसा नहीं। भाष्य में वो नहीं होता, ठीक है। लेकिन उसमें स्वतंत्रता होती है इतनी तो कि जो भाष्यकार होते हैं वो स्वयं के विचार भी उसमें प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। उसी को हम भाष्य कहते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। तो अर्थ शब्दानुशासन, तो ये आपका यहाँ से प्रारंभ करते हुए कहते हैं। अब देखिए, यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ मैं आपका। हाँ, कह रहे हैं अथ इति, है ना, अथ इति अयम शब्दो अधिकारार्थः प्रयुज्यते। ठीक है, इति अथ, अर्थात ये जो अथ शब्द है ये क्या है, शब्द अधिकारार्थ प्रयुज्यते, यहाँ पर किसके लिए आया है, अधिकार के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, इस वाक्य में अथ शब्दानुशासन में अथ शब्द जो है यह अधिकार अर्थात प्रारंभ, अधिकार का मतलब क्या है, प्रारंभ, है ना, अर्थवान प्रयुक्त किया जाता है ना। ठीक है, अर्थ वाला, तो अधिकार प्रारंभ अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, किया गया है। और शब्दानुशासन नामक शास्त्र को प्रारंभ करने के संदर्भ में या अब अधिकृत आरंभ किया गया समझना चाहिए। तो अथ शब्दानुशासन में जो अथ शब्द है वो अधिकार का वाचक है। इस पर इंटरनल में पूछा भी जाता है कि अथ शब्द जो है वो किसका वाचक है। तो ये भी यहाँ पर बताया गया है कि क्या बताया गया है कि अथ शब्द जो है वो अधिकार का वाचक है और जो शब्दानुशासन है ये शास्त्र का प्रारंभ समझना चाहिए, अर्थात व्याकरण शास्त्र का प्रारंभ समझना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पहली लाइन थी कि अथ इति शब्दार्थ अधिकारार्थ प्रयुज्यते, यहाँ प्रयोग किया गया है। और शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृत्य वेदितव्यम, अर्थात उसकी व्याख्या या वेदितव्य कहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ये बात बताया गया। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं, देखिए
कि भाई अब ये जो कहा गया कि अथ शब्दानुशासन, तो यहाँ जो कहा गया कि अब हम शब्दों का अनुशासन प्रारंभ कर रहे हैं, इसका तो यही अर्थ हुआ ना कि अब अथ मतलब अब प्रारंभ किया जाता है। क्या प्रारंभ किया जाता है? शब्दों का अनुशासन। ठीक है, तो अब कैसे शब्दों का अनुशासन प्रारंभ किया जाता है, तो यही बात यहाँ पर प्रश्न उठाई गई। क्या? केशाम शब्दानाम, अर्थात किस प्रकार के शब्दों का, है ना, किन शब्दों का अनुशासन प्रारंभ किया जा रहा है, बताइए। तो ये प्रश्न उठाया, तो फिर उत्तर देते हुए कहते हैं कि लौकिका नाम वैदिका नाम च, अर्थात लौकिक शब्दों का और वैदिक शब्दों का अनुशासन प्रारंभ किया जाता है। बात समझ में आ गई? तो अब इसमें डिबेट होगा, डिबेट इन द सेंस प्रश्न उत्तर की शैली में चलेगा, तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। आगे से देखिए, तो क्या है, पहले उन्होंने कहा अथ शब्दानुशासन, फिर उस पर प्रश्न उठाया कि भाई शब्दों का अनुशासन प्रारंभ कर रहे हैं, तो किन शब्दों का प्रारंभ कर रहे हैं, किन शब्दों का अनुशासन आप प्रारंभ करने जा रहे हैं, पहले वो बता दीजिए हमें। तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि लौकिक और वैदिक शब्दों का अनुशासन हम प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, तो लौकिका नाम वैदिका नाम च, फिर क्या कह रहे हैं, तत्र लौकिकास्तद वद, अर्थात गौः अश्वः पुरुषः हस्ती शकुनी मृगः ब्राह्मण इति, अर्थात जैसे कि लौकिक शब्द में कौन से शब्द आएंगे, तो उसका उदाहरण दे दिया गया यहाँ पर, जैसे कि गौ, अश्व, पुरुष, हस्ती। हस्ती जानते हो क्या होता है? हाथ। नहीं, हस्ती मतलब हाथी। हाँ, हाथी। शकुनी मतलब पक्षी, मृग हिरण और ब्राह्मण है। तो ये सब सारे के सारे शब्द क्या हो गए? लौकिक शब्द हो गए। ठीक है, तो ये लौकिक शब्दों के उदाहरण दे दिए गए। फिर आगे क्या कह रहे हैं, वैदिकाः खलु अपि, है ना, तो अर्थात खलु अपि, तो वैदिक वहाँ, क्या है? हाँ, तो वैदिक शब्द कौन से होंगे, तो उसका उदाहरण दे दिया गया, शन्नो देवी रभिष्टये, तो ये आपका अथर्ववेद का उदाहरण दे दिया। फिर उसके बाद ईशे त्वर्जे त्वा, ये यजुर्वेद का मंत्र का उदाहरण दे दिया। उसके बाद अग्निमीड़े पुरोहितम, ये किसका दे दिया? ऋग्वेद का उदाहरण दे दिया मंत्र का। फिर उसके बाद अग्नि आयाहि वीतय इति, ये सामवेद का दे दिया। तो चारों वेदों के एक एक मंत्र का या उसका जो संदर्भ देते हुए यहाँ पर बता दिया कि वैदिक शब्द कौन से, तो ये रहे वैदिक शब्द, है ना, जैसे कि ये मंत्र में आए हुए शब्द। क्लियर है इतनी बात? ये तो ये सिंपल था। सारे शब्द जो मंत्र में आए हुए हैं चारों, ये सारे अलग अलग शब्द कहेंगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इन्होंने पूछा कि वैदिक शब्द कौन से, तो वैदिक मंत्रों में जो प्रयोग होंगे वही शब्द, है ना। अच्छा। हाँ, ये बात। जैसे अगर कहा जाए लौकिक कौन से शब्द, तो जो लोक में प्रयोग होंगे, मतलब लोक में के बीच में जो वाक्य प्रयोग होंगे, उन वाक्यों में जो शब्द आएगा, उन्हीं शब्दों की बात हो रही है। ठीक है, उसी तरह से वेद में होने वाले प्रयुक्त जो वाक्य होंगे, उन वाक्यों में जो शब्द आएंगे, उन्हीं शब्दों की बात हो रही है वैदिक शब्दों के संदर्भ में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये, सर, हाँ जी बोलिए। शब्दों का अनुशासन मतलब क्या? हाँ, शब्दों का अनुशासन का मतलब होता है, जैसे जैसे आप देखो, ध्यान से समझना, जैसे बचपन में जब बच्चा होता है तो उसे नहीं पता होता है कि कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी चीज़ गलत है या सही है ना, तो उसको, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका अनुशासन करते हैं। अनुशासन मतलब, अनु का मतलब होता है पीछे, और शासन मतलब शासन करना, वो तो आप जानते ही हो। तो इसका मतलब जो पीछे से, अर्थात बाद में क्या किया जाए, उसको शासन किया जाए किसी चीज़ को लेकर के, शास धातु से बना है, अर्थात उसको शासित किया जाए, बताया जाए कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, ये सही है, ऐसा करना है। तो शब्दों के साथ व्याकरण क्या करता है, उनको शुद्ध करता है। अर्थात जब कोई, मान लीजिए कोई वाक्य बोलेगा या कोई भी शब्द का उच्चारण करेगा, तो जो व्याकरण होगा वो कहेगा ना कि अरे तुम तो गलत शब्द का उच्चारण कर रहे हो। तो यही हो गया कि कौन से शब्द शुद्ध होंगे, कौन से अशुद्ध होंगे, इन सब का निर्णय जो है वो व्याकरण करता है। तो इसीलिए व्याकरण का ही एक नाम है शब्दानुशासन, क्योंकि वो शब्दों का अनुशासन करता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए जो व्याकरण पढ़ते हैं उन, अगर, तो उनके जो शब्द होते हैं वो अपने आप ही शुद्ध होने लगते हैं,
और अगर शब्द शुद्ध होने लगे तो वो, क्योंकि शब्द कहाँ से आते हैं, कल भी आपने पढ़ा था ना वाक्य पदियम में, तो शब्द अंदर से ही आते हैं। तो इसीलिए आत्मा भी पवित्र होने लगती है, क्योंकि आप जैसे जैसे पवित्र शब्दों की तरफ बढ़ोगे, या जैसे अभी देखो आप जब मान लीजिए संस्कृत नहीं पढ़ रहे थे तो उससे पहले जो जिन शब्दों का प्रयोग करते थे तो अलग शब्द होते होंगे, लेकिन जैसे आपने संस्कृत के टच में आए तो फिर क्या हो गया, आपके जो शब्द थे, जो अर्थ तो एज इट इज़ है, जैसे जो जिस अर्थ को पहले बोलते थे अब भी आप बोलते, लेकिन शब्द आपने बदल गए होंगे। हो सकता है उसकी जगह आप किसी शुद्ध शब्द का प्रयोग करते हो, क्योंकि वो संस्कृत पढ़ने से आ जाता है ना, तो ये हो जाता है। जैसे कई लोग हिंदी बोलते हैं तो हिंदी भी कई तरह की होती है ना, कई जो है हिंदी शुद्ध बोलते हैं बिल्कुल एकदम, मतलब बहुत ज़्यादा संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग करते हैं। कई होते हैं जो बिल्कुल जो आधुनिक हिंदी है कह लीजिए, या अधिकतर आजकल तो जो हिंदी बोली जाती है उसमें तो आधे से ज़्यादा इंग्लिश के ही वर्ड्स रहते हैं, क्यों ऐसा है ना? इंग्लिश। हाँ हाँ इंग्लिश। तो ये सब बातें तो क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब जो है आपका हाँ यहाँ से देखिए, तो ये प्रश्न का उत्तर दे दिया उन्होंने पूछा था ना कि किन प्रकार के शब्दों का अनुशासन प्रारंभ किया जा रहा है, तो उन्होंने बताया लौकिक शब्द और वैदिक शब्दों का। जब इतना बता दिया, उदाहरण दे करके समझा दिया, तो अब ये प्रॉब्लम आ गई कि भाई आपने जो ये कहा कि शब्दों का अनुशासन प्रारंभ कर रहे हैं, तो आपने ये भी बता दिया कि हाँ कैसे शब्दों का, पर ये शब्द क्या बला है, शब्द किसे कहते हैं? तो अब ये प्रश्न करते हुए यहाँ पर देखिए उठा रहे हैं इस प्रश्न को, तो कहते हैं अथ गौरी इति अत्र कह शब्दः, अर्थात ये जो गौ जो शब्द है, गौ इति अत्र कह शब्दः, अर्थात अब जो है, अथ मतलब अब, गौह जो ये पद है कह लीजिए, या इसको जो भी मान लें शब्द कह लें, इसमें गौह यह गाय है, इस ज्ञान में शब्द तत्व कौन है ना? जब हम गौ कहते हैं तो हम इसमें शब्द किसे कहेंगे, है ना? ये प्रश्न उठाया है ना पूर्व पक्षी ने कि भाई यहाँ जो गौ हम कहते हैं तो इसमें शब्द हम किसे समझें, शब्द किसे कहेंगे, तो ये प्रश्न उठाया। ये प्रश्न क्लियर हुआ? यस सर। तो इसलिए इस ज्ञान में जब हमें जो ज्ञान होता है गौ कहते हैं, और जो हमें ज्ञान होता है इस पूरे प्रोसेस में, इसमें शब्द हम किसे कहेंगे, शब्द तत्व कौन है, तो कह शब्द ये प्रश्न उठाया। तो उसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं भाष्यकार, क्या, यहाँ से देखिए, हाँ, किम यत सासना लांगूल कुद खुर विषाणयार्थ रूपम सशब्दः। तो देखो यहाँ पर क्या कहा, कह रहे हैं कि तो क्या जो शासना, अब ये उन्हीं का वचन है, अर्थात पूर्व पक्षी का ही वचन है, उसी के साथ वो अपनी बात को पूरा कर रहा है, मतलब प्रश्न के साथ जोड़ करके। तो क्या जो शासना समझते हो क्या होता है? नहीं। गाय का जो गला होता है ना, गले में जो लटकने वाली खाल होती है उसको शासना कहते हैं, ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने। तो गाय के गले में जो खाल लटक रही होती है उसको क्या कहते हैं, शासना कहते हैं संस्कृत में। तो क्या जो शासना लांगूल मतलब क्या, पूंछ, लांगूल किसे कहते हैं, पूंछ, इसीलिए वो लंगूर होता है ना जैसे, तो लांगूल अर्थात पूंछ, उसकी पूंछ बहुत लंबी होती है, आपने देखी हो शायद। तो और फिर क्या कह रहे हैं, ककुद मतलब जो गाय के कंधे पर उठा हुआ मांसपिंड होता है ना, आपने वो भी देखा होगा, तो वो ककुद होता है, उसको ककुद कहते हैं, ठीक है। और खुर और विषाण, खुर मतलब सींग से युक्त, खुर तो शायद नीचे पैर में हो गया, और विषाण से मतलब सींग, ठीक है। तो क्या क्या बताया, मतलब गाय का कितनी चीज़ें बताई कि गाय के गले में जो लटकने वाली खाल है मतलब शासना, लांगुल मतलब पूंछ हो गया, ककुद मतलब उसका जो ऊपर कंधे पर उठा हुआ मांसपिंड होता है भाग, और खुर मतलब पैर में खुर, और विषाण मतलब सींग। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें बताई, इनसे युक्त, इन सभी से, हाँ जी। खुर मतलब ही सींग बताया ना आपने? नहीं, विषाण शब्द है ना, उसका मतलब है सींग, और खुर मतलब पैर में जो खुर होते हैं, हाँ वो, ठीक है, ओके। तो एक्चुअली पैर जब हम कहते हैं तो सभी, अगर हम पशुओं के पैर की बात करें तो सबके आ जाएंगे, लेकिन जब हम खुर कहते हैं तो हाँ वो आपने देखा होगा, पैर में एक हिस्सा होता है पूरा, तो उसको खुर कहा जाता है, नीचे का सबसे नीचे का हिस्सा, निचला हिस्सा जो होता है,
जो जमीन से टच होता है उसको खुर कहते हैं। तो आपने देखा होगा वो जो जैसे वो है घोड़े होते हैं, तो घोड़े के जो वो खुर रहते हैं उसमें क्या लगाया जाता है, नाल लगाया जाता है, देखा है आपने? हाँ सर। हाँ, तो वो फिर आवाज करता रहता है जब सड़क सड़क पे चलता है, तो है ना, वो क्यों और लगाया सर ये जाता है? जो कुकुद है, हाँ। ये गाय को नहीं होती है ना, ये तो उसको होता है ना, बैल को। आ, नहीं, गाय को नहीं होती है, देखी नहीं, ऊपर उठा तो रहता है उसका भी। आप गूगल अच्छा। पे देख लीजिए चित्र गाय का, तो पता चल जाएगा। हम्म। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। और हाँ, तो अब क्या कह रहे हैं कि इन सभी से, ये जितनी भी सारी चीज़ें बताई, इन सब से युक्त जो पदार्थ रूप है वह शब्द है क्या, स शब्द है ना, किम यत। तो जब उसने प्रश्न किया और फिर वो खुद ही उत्तर देते हुए कह रहा है कि क्या गाय, जो गौ शब्द है मान लीजिए, मतलब गऊ को जो हम कह रहे हैं, तो गऊ में ये सारी जो चीज़ें आ रही हैं, सासना, लांगूल, ककुद, खुर और विषाण, इन सब से युक्त जो पदार्थ रूप है, क्या वह शब्द है क्या, या मांस पिंड रूप जो पशु पदार्थ है वह शब्द है क्या, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। तो फिर भाष्यकार उत्तर देते हैं, या वैयाकरण जो है वो उत्तर दे रहे हैं, कहते हैं ने इति आह, न इति आह, मतलब नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कहता है। मतलब वैयाकरण जो है वो क्या कहते हैं, न मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। द्रव्यम नाम तत्, अर्थात तुम जो ये कह रहे हो कि सासना, लांगूल, ककुद, खुर और विषाण, इन सब से युक्त जो पदार्थ होगा वो शब्द होगा क्या, तो एक्चुअली में ये शब्द नहीं है, बल्कि इसको तो द्रव्य कहते हैं। ठीक है, द्रव्यम नाम तत्, ये सब क्या है, सारे के सारे द्रव्य हैं। ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो वैयाकरण ने कहा कि ऐसा नहीं है, ये शब्द नहीं है, बल्कि ये सब तो द्रव्य हैं। तो वह शब्द नहीं है क्योंकि नेत्र इंद्रिय से जो ग्राह्य होने से द्रव्य को शब्द नहीं माना जा सकता। बात क्लियर हुई? अर्थात हाँ सर। नेत्र आंखों से, से देखने हाँ, वाली आंखों चीजों से को देखे जाने वाली चीज़ों का, ग्रहण करने द्रव्य। वाली चीज़ों को द्रव्य को शब्द नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ तक। आगे कह रहे हैं, देखिए कि यत्तरहि, अब फिर से पूर्व पक्षी कहता है क्या, तो क्या यत्तरहि तद इति अंगम अंगितम चेष्टितम निमिषितम इति सशब्दः, तो क्या उस गौ, अर्थात जो गौ है मतलब व्यक्ति विशिष्ट, अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, व्यक्ति विशिष्ट का मतलब क्या है कि संसार की सभी गायों की बात नहीं हो रही है, अभी जो सामने गाय है उसकी बात हो रही है, मतलब एक गाय की बात हो रही है। ठीक है, तो कहते हैं तो क्या उस गो व्यक्ति का जो इंगित, इंगित अर्थात अपने अभिप्राय को सूचित करने वाली रोमांच आदि शारीरिक क्रिया, चेष्टित शरीर का हिलना डुलना, निमिषित अर्थात आंखें बंद करना और खोलना, क्या ये शब्द है क्या? ठीक है, तो पूर्व पक्षी ने क्या कहा कि भाई आपने, जब मैंने ये पूछा आपसे कि जो उसकी पूंछ है, ककुद है और जितने भी अंग हैं ये सब शब्द हैं, तो आपने तो मना कर दिया। तो क्या वो जो गाय हिल रही है, आंखें बंद कर रही है और उसमें जो चेष्टाएं हो रही हैं अलग अलग तरह की, क्या इसको हम गाय शब्द कहते हैं क्या, गो शब्द कहते हैं क्या? ये पूर्व पक्षी ने पूछा, मतलब कहा। ठीक है, सशब्द, तो प्रश्न किया। तो फिर जो है वैयाकरण कहता है नहीं, न इतियाह, अर्थात ऐसा कहता है नहीं, ऐसा तो नहीं है। वह तो क्या है, ये सब जो अभी भी बताया, क्रिया। वो तो क्रिया है, क्रिया नाम सा। ठीक है ना, क्रिया नाम सा। तो अच्छा, एक यहाँ बता दूं, यहाँ पर जो सह क्यों नहीं कहा, सा क्यों कहा? गाय है ना, स्त्रीलिंग। नहीं, इसमें, इस वाले वाक्य में जब वैयाकरण उत्तर दे रहा है कि क्रिया नाम सा, तो यहाँ सा क्यों कहा? अच्छा, ये सा क्रिया के लिए आया है। हाँ, क्रिया शब्द जो है उसी की तरह। अब जैसे पीछे जो अगर आप देखो, देखो वहां पर देखो, द्रव्यम नाम तत् दिख रहा है आपको, तो वहां पर तत् क्यों आया? उसका बता, द्रव्य के लिए कि उसका नाम द्रव्य है। हाँ, तो तत् जो है वो क्या है, कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। नहीं,
तत् शब्द का पुल्लिंग में तो सहतौते चलता है ना रूप। हाँ, तो यहाँ नपुंसकलिंग। हाँ नपुंसक है। और नपुंसक क्यों है? क्योंकि द्रव्यम जो है वो नपुंसक है। ठीक है, चलिए। तो ये देखिए आगे कह रहे हैं, तो क्या कहा कि ये सब तो क्रियाएं हैं सारी की सारी जो आपने बताई, कि उसका शरीर का हिलना या इंगित होना, रोमांच आदि, शारीरिक हिलना, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें सृष्टि जी चली गई। तो ये हो गया। तो फिर कहते हैं यत् तरहि तत् इच्छुको नीलः कपिलः कपोत इति सशब्दः। तो अब फिर से जो पूर्व पक्षी है वो क्या कहता है, तो क्या जो शुक्लत्व अर्थात जो सफ़ेद है, जो नीलत्व अर्थात जो नीला है, या जो कालिमा लिए हुए है, या कपिलत्व मतलब भूरापन है, या कपोतत्व या जो चितकबरा रंग है, क्या वह शब्द है क्या गौ कहने पर? ये सब जो हमें रंग दिखाई दे रहे हैं, क्या ये सब है क्या शब्द? इसको कहेंगे शब्द गौ कहकर? तो कह रहे हैं वैयाकरण कहता है नहीं, न इतियाह अर्थात ऐसा नहीं है, वह ये तो तो गुण है। गुण गुणों नाम सह। अब देखो यहाँ पर क्या कर दिया प्रयोग, पुल्लिंग का प्रयोग सह। कर दिया। देख रहे हो आप कि पहले हाँ सर। नपुंसक लिंग, फिर स्त्रीलिंग और फिर पुल्लिंग, पुल्लिंग। है ना। तो इन सब चीज़ों पर गौर करना चाहिए। तो गुणों नाम सह अर्थात वो तो गुण का नाम है ना। गुणों नाम सह, तो ऐसा नहीं, वह तो शुक्ल आदि जो गुण हैं रंग हैं। तो अब आपको समझ पा रहे हो कि कितनी सारी चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर लिया अभी तक। अर्थात हाँ सर। गाय में जो उसके अंग जो बताए गए वो सब द्रव्य हो गए, ठीक है। हाँ, और उसके बाद उसमें हलचल, बॉडी का मूवमेंट, उसको हाँ क्रिया कह वो दिया। क्रिया हो गए, हाँ। और उसके रंग बाद रूप को। वो गुण हो गए, ठीक है ना। तो अभी तक ये तीन चीज़ें हमें समझाई गई। तो ये एक ध्यान से समझने वाली बात है कि जब हम प्रश्नोत्तर के रूप में, और पहले के समय में यही होता था, है ना। वहाँ ऐसा नहीं कि वो साइंस लैब वगैरह होता हो पहले के समय में। पहले प्रश्नोत्तर के रूप में ही खोज की जाती थी या खोजबीन होती थी किसी भी संदर्भ में ना, कि ये कैसे ऐसे, फिर लॉजिक दिया जाता था ऐसे। तो हमारी एक पूरी न्याय परंपरा जो है उसी को फॉलो करती है ना। तो ये तो आपको पता ही है पूरा शास्त्र आदि। तो इसी के संदर्भ में यहाँ पर भी ऐसा ही चल रहा है ना, क्वेश्चन आंसर के रूप में, ठीक है। तो ये बताया आगे क्या कह रहे हैं यत् तरहि, फिर से अब जो है पूर्व पक्षी कहता है कि यत् तरहि के तद भिन्ने स्वभिन्नम छिन्ने सुछिन्नम सामान्य भूतम सशब्दः। अब देखो एक थोड़ा अब इन सब से अलग हट करके एक आ रहा है, उसको देखिए। तो क्या, पूर्व पक्षी कहता है, तो क्या जो भिन्न अर्थात अनेक पदार्थों में अभिन्न एक है, और जो छिन्न अर्थात नष्टों में अछिन्न अर्थात नष्ट न होने वाला अर्थात नित्य सामान्य भूत जाति के समान या जाति है, क्या वह शब्द है क्या? यहाँ ये बात समझ में आई क्या? मतलब दो बातें यहाँ कही जा रही हैं। एक तो भिन्नता की बात की गई है और एक छिन्नता की बात की गई है। भिन्नता का मतलब समझ लीजिए और छिन्न भी समझा देता हूँ। भिन्न का मतलब है कि जैसे गाय है, ठीक है। तो जो आपने जिस गाय को देखा है, या जो भी मान लीजिए आपके आसपास अगर गाय हो मान लीजिए, और संसार में जो बाकी सारी गायें होंगी, ठीक है। तो जैसे आपने जिस गाय को देखा होगा, और बाय चांस मान लीजिए कि आप किसी दूसरे राज्य में गए और वहाँ आपने एक पशु को देखा, तो आप उसे क्या कहोगे, अरे ये तो गाय है। तो आपने कोई एक ऐसी चीज़ है ना जो मतलब उस गाय में भी, मतलब जो वहाँ दिखाई दिया आपको और दूसरी गाय में, वहाँ दोनों में कॉमन था। तो वही क्या हुआ, मतलब संसार की जितनी भी गायें हैं उन सब में एक कोई ऐसी चीज़ है जो कॉमन है, ठीक है। तो वो क्या है, तो उसी के लिए बताया कि जो भिन्न अर्थात अनेक पदार्थों में, अनेक पदार्थ मतलब जैसे संसार की जितनी भी गायें हैं वो सारी अनेक हो गई, तो अनेक पदार्थों में जो अभिन्न है, मतलब अभिन्न मतलब एक है, एक रूपता। हाँ एक रूपता। तो एक है, और दूसरा क्या बताया, छिन्न अर्थात गाय तो नष्ट हो जाती है, मतलब जो गाय है वो तो जैसे व्यक्ति होते हैं तो वो व्यक्ति तो चले जाते हैं, परंतु या जैसे गाय चली गई तो क्या गाय नहीं रहती है क्या? तो हम उसे गाय नहीं बोलते हैं क्या? गाय तो बोलते ही हैं, है ना। तो उसके चले जाने पर भी तो ऐसा क्या रह गया जो नहीं जा पाया, तो क्या उसी को हम गाय कहते हैं, मतलब गौ कहते हैं क्या? गौ शब्द कहेंगे क्या? तो ये छिन्न शब्द समझ में आया क्या? मतलब नष्ट में अछिन्न अर्थात नष्ट न होने वाला,
जो नित्य है, जो हमेशा रहता है। मतलब गाय जो है, जो व्यक्ति विशेष गाय होगी, जिसे आपने देखा, मान लो वो बूढ़ी होकर के चली जाएगी, मर जाएंगी, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन ऐसा क्या है कि अभी भी आप जो है गाय बोल ही रहे हो, कह ही रहे हो किसी दूसरे को। तो गाय जो था वो तो चली गई, तो उसके चले जाने के पश्चात भी कौन सी ऐसी चीज़ थी जो रह गई? तो वही, क्या उसको ही हम गाय शब्द से कहेंगे क्या, गो शब्द से कहेंगे क्या? उसी को कह रहे हैं यहाँ पर, क्या वह शब्द है? तो वैयाकरण कहता है न इति आह, अर्थात नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहना है, बल्कि आकृति नाम सा, वह तो आकृति है। अर्थात आकृति किसे कहते हैं? तो जाति या अवयव संस्थान को क्या कहते हैं? आकृति शब्द से यहाँ कहा गया है। इस शब्द को अच्छे से समझ लीजिए, ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आकृति का मतलब क्या है? जाति। हाँ, जाति अथवा अवयव संस्थान। अवयव संस्थान का मतलब क्या है? अभी आगे चल करके मैं बताऊंगा कि जाति अथवा अवयव संस्थान। अवयव संस्थान का मतलब है कि गाय के जितने भी अवयव हैं, अर्थात पार्ट्स हैं, उन सब का एक कुल मिला करके एक बना हुआ हमारे दिमाग में बैठा हुआ है ना, तो उसको अवयव संस्थान कहते हैं ना, टोटल कुल मिला करके। तो वह शब्द नहीं हो सकती है ना। तो वैयाकरण ने क्या कहा कि भाई ये तो आकृति है, मतलब जाति या जो अवयव संस्थान है, वह शब्द नहीं है। तो अब तक कितनी चीजों को नकार दिया वैयाकरणों ने? द्रव्य, क्रिया, हाँ क्रिया, गुण और जाति निकाल दिया। हाँ, तो इन सब को उन्होंने मना कर दिया कि ये सब नहीं है। तो अब जो है पूर्व पक्षी परेशान हो गया कि भाई मेरे को तो इतना आप परेशान कर रहे हो, है ना, तो अब आप मुझे खुद ही सर, बता दो। हाँ बोलिए। ये जाति कैसे मतलब माना कि कि हाँ सारे एक जो है वो जाति है, एक कुछ तो छूट रहा है ना, सब एक रूपता जो है उसमें, तो इसको आकृति कहेंगे। आकृति तो इन जनरल तो शेप एंड साइज कहते हैं ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। आकृति शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वही होता है जो आप कह रही है, परंतु यहाँ पर आकृति शब्द जाति के लिए आया है। और जाति का मतलब है, जैसे हम सब मनुष्य हैं, तो मनुष्य में जो मनुष्यत्व जो है वो जाति है ना, जो वो जाति। गुण है। अर्थात जैसे हम गाय में कहें तो वो जो गोत्व है वो उसका क्या है? जाति है, जिसके कारण हम संसार के सभी गायों को गाय कह रहे हैं, है ना। ठीक है। अर्थात किसी भी वस्तु का जो अपना खुद का एक गुण होता है ना, जिस कारण से उसे हम वो वस्तु समझते हैं या कहते हैं, या उससे संबंध उसके जैसे जो अन्य होंगे ना, उनको भी फिर हम वैसा ही कहते हैं। तो वो कहने का जो हमारा तात्पर्य होता है वो जाति से ही निकलता है। अर्थात कोई भी एक ऐसी वस्तु जिसके समान दूसरी कोई वस्तु है, तो उसमें कोई ना कोई एक समानता तो होगी होगी। उसी को लेकर के जब वो बड़े स्तर पर होती है तो उसी को हम जाति कहते हैं, या उसको आकृति कह सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो अब जो है यहाँ तक इन्होंने कहा कि भाई तो फिर अब कह रहे हैं कस्तर ही खुद ही बता शब्द। दो। हाँ, तो कह रहे हैं कि भाई उपयुक्त सभी उत्तरों का खंडन हो जाने पर पूर्व पक्षी जो है प्रश्न करता है, तो फिर शब्द तत्व कौन है, या शब्द तत्व क्या है, किसको हम शब्द कहें, या शब्द किसे कहा जाता है? तब जो है वो अब भाष्यकार उसका उत्तर देते हैं। और वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, या जो कह लीजिए कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसे आपको समझना है, वो समझिए। देखिए, कह रहे हैं कि येन उच्चारितेन सासना लांगूल ककुद खुर विषाणिनाम संप्रत्ययो भवति स शब्दः। क्या कहा कि उच्चारित, येन उच्चारितेन, अर्थात येन मतलब जिसके उच्चारण से, है ना, जिसके उच्चारण से, उच्चारित ध्वनियों से अभिव्यक्त होने वाले, जिसके द्वारा, है ना, जिसको उच्चारित करने से, जिसके द्वारा सासना, अर्थात गले में वही जो मैंने अभी पीछे बताया था, लटकने वाली जो खाल है, पूंछ, ककुद अर्थात कंधे पर जो ऊपरी भाग है, और खुर विषाण सींगों से युक्त गोरूप पशु, पशुओं का जो सम्यक ज्ञान होता है वह शब्द होता है, या उसे शब्द कहते हैं। अब आप कहोगे यारे ये तो पहली वाली बात ही आ गई ना, क्यों? हाँ, जिसको द्रव्य कहा था। हाँ,
अब उनको तो जब पूर्व पक्षी ने पूछा था तब तो फिर उसको नकार दिया था, मना कर दिया था, द्रव्य कह करके हटा दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, और अब खुद ही वो चीज़ बता रहे हैं, तो ये क्या चक्कर है ना। तो अब देखिए ध्यान से समझिए कि उस वाले में और इसमें क्या फ़र्क है दोनों में। देखो यहाँ पर जो ये संप्रत्यय शब्द आया ना, ये सबसे खास है ना, यही इस पूरे को बदल रहा है कह लीजिए। तो इसको अंडरलाइन कर लें और ये सबसे खास है, उसको समझ लें। देखिए सामान्य भाषा में अगर मैं समझाऊँ एक लाइन में तो आप तुरंत समझ जाओगे कि सीधी सी बात है, कोई भी शब्द जब आप बोलते हो तो उसको उच्चारित करने के बाद या उच्चारण करने के बाद जैसे ही तुरंत उच्चारण करने के पश्चात जो भी आपके दिमाग में आता है, जिस चीज़ का चित्र आपके दिमाग में आ जाता है, वही शब्द कहलाता है। अब क्लियर हो गया? ये तो सिंपल था। हाँ, इसी को शब्द कहते हैं। तो अब इस क्या नाम है, उदाहरण मतलब जो लाइन है उससे समझिए इस बात को। क्या कहा कि उच्चारित मतलब जो ध्वनियों से जो अभिव्यक्त होने वाला, ठीक है ना, तो उच्चारित होना चाहिए ना, तो उच्चारित होने वाला अर्थात ध्वनियों से अभिव्यक्त होने वाले, जिसके द्वारा सासना जो गले में जो लटक रही है, पूंछ, ककुद और खुर, विषाण, इन सब से युक्त, इन सब से मिल करके, इन सब से युक्त जो गोरूप पशु का जो सम्यक ज्ञान होता है, वह क्या होता है, वो शब्द कहलाता है। तो इस शब्द को हम स्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्फोट। हाँ, क्या कहते हैं? विस्फोट नहीं, स्फोट। स्फोट। हाँ, कहीं पता चले आप विस्फोट कर दें। देखिए तो स्फोट जो है, अब ये वैयाकरणों का एक कॉन्सेप्ट है और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता करके फिर आगे बताता हूँ। स्फोट है क्या एक्चुअली। हम वैयाकरण संप्रदाय में एक स्फोटायन आचार्य भी हुए हैं और ऐसा कहते हैं कि भारद्वाज ऋषि के द्वारा ये मत दिया गया था स्फोट का। तो एक्चुअली है क्या कि आजकल भी जो कह लीजिए मॉडर्न लिंग्विस्टिक है, वो भी इस मतलब इस विषय पर कार्य चल रहा है, अभी भी खोज चल ही रहा है वैसे तो, लेकिन जो इस पे जो ग्रामर का या जो कह लीजिए व्याकरण दर्शन का जो प्रभाव पड़ा है, उसमें जो सबसे ज़्यादा महाभाष्य या फिर वाक्य पद्यम की बात करें तो उससे भी निकल करके आ रहा है वही बात। तो उसके संदर्भ में क्या कह रहे हैं कि जैसे कोई भी हम शब्द बोलते हैं तो अर्थ कैसे आ जाता है ना, किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं जब हम, तो अर्थ कैसे आ जाता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है ना, उसका जवाब जो है वो मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स जो ढूंढ रहे हैं, उसके जवाब में अलग अलग जो हमारे पास संप्रदाय हैं जो शब्दों को लेकर के विचार करते हैं कह लीजिए, तो अधिकतर हमारे दर्शनों में ये चीज़ होता है। तो ये व्याकरण भी एक दर्शन है, यहाँ पर अभी आप पढ़ ही रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या जवाब दिया गया, यहाँ पर एक टूल बताया गया कि भाई शब्द से अर्थ कैसे आता है, तो स्फोट के माध्यम से आता है। ठीक है, अब ये स्फोट क्या होता है, तो स्फोट जो है स्फोट को ही ब्रह्म कहते हैं एक्चुअली व्याकरण दर्शन में। अगर आप आगे पढ़ोगे अभी वहाँ पर भी आएगा, तो स्फोट क्या होता है, ब्रह्म होता है। जो आपने वाक्य पद्य में पढ़ा था ना, ब्रह्म शब्द ब्रह्म, तो स्फोट उसी को कहा गया है। हाँ, तो अर्थात स्फोट का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो, कि जैसे ही हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो जो अर्थ स्फुटित होता है, स्फुटित मतलब अचानक एकदम से आ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्फोट। अर्थात हमारे मस्तिष्क में जो शब्दों का जैसे ही हमने उच्चारण किया उसके बाद उसके उपरांत तुरंत ही जैसे ही हमारे मस्तिष्क में उसका चित्र आ जाता है, तो वो स्फोट के माध्यम से आता है। तो इसके लिए जिम्मेदार वैयाकरणों ने किसको बताया, स्फोट को बताया। लेकिन आप अगर मीमांसकों से पूछेंगे तो उनका अलग जवाब होगा, नैयायिकों से पूछेंगे तो उनका अलग जवाब होगा। और ये तीन जो है ना, ये ज़्यादातर शब्द को लेकर के, अर्थात अगर हम बात करें उसमें भी क्लोज अगर बात करें तो ये तीन हैं, एक तो वैयाकरण है, एक मीमांसक हैं और एक नैयायिक हैं। और इनमें भी जो शब्द को लेकर जो ज़्यादा मतलब जिनका विचार हुआ है वो तो वैयाकरण और मीमांसकों में है ना, इन दोनों के बीच डिबेट भी काफ़ी है इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, और नैयायिकों के साथ तो है ही,
क्योंकि वो भी जब शब्द पर विचार करते हैं वो सारी बातें, तो वो भी किसी ना किसी को बताते हैं। तो सब ने किसी ना किसी एक चीज़ को बताया, लेकिन किसी का तरीका अलग, किसी का तरीका अलग। तो वो अभी तो चल ही रहा है मॉडर्न लिंग्विस्टिक में इस बात को लेकर के अलग अलग रिसर्चेज और वो सब सारी चीज़ें, ठीक है। खैर, तो ये इन्होंने एक सर शब्द का रूप बताया जी। तो स्फोट जो है वो इमेज है या वो प्रोसेस है? वो इमेज जो विजुअलाइज हुआ वो, या फिर स्फुटित होके जो इमेज बना वो प्रोसेस है? हाँ, इन्होंने शब्द को ही बताया है कि वो जो शब्द हमारे दिमाग में जो चित्र आए ना, जैसे हमने उच्चारण किया जिन ध्वनियों का, उन ध्वनियों के उच्चारण के पश्चात जैसे ही हमारे मस्तिष्क में जो चित्र आया वही शब्द है, और वो स्फोट शब्द है। वो क्या है? स्फोट शब्द है। बात समझ गए? अभी हाँ सर। आगे जैसे ही मैं बताऊंगा, आगे हम पढ़ेंगे, तो अब एक और बता रहे हैं, वो यहाँ पर आ रहा है। हाँ, अथवा। अब देखो ना, अथवा आ रहा है। अब एक और परिभाषा दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि शब्द किसे कहते हैं। तो अभी आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली में क्या बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला पढ़ लेते हैं, तो उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमारी कंप्लीट भी हो जाएगी, और फिर मैं इसे क्लोज भी कर दूंगा यहाँ तक, ठीक है। देखिए, कह रहे हैं अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इति उच्यते। अर्थात क्या कहा कि अथवा, अथवा मतलब जैसे पीछे जो बताया, तो उसके अतिरिक्त बता रहे हैं कि अथवा, या फिर आप जो है लोक, अर्थात लोक व्यवहार में पदार्थ बोधक, है ना, पदार्थ के जो बोध कराने वाले हैं, पदार्थ बोधक के रूप में जो प्रसिद्ध, अर्थात पदार्थ की प्रतीति, प्रतीति मतलब ज्ञान कराने वाली ध्वनि को शब्द ऐसा कहा जाता है। अर्थात लोक व्यवहार में क्या होता है, जो ध्वनि होता है जो पदार्थ का बोध करवाता है, प्रसिद्ध पदार्थ का बोध करवाता है, उसके रूप में पदार्थ का बोध करवाता है, या प्रतीति करवाता है, या ज्ञान करवाता है, ऐसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, या शब्द कहा जाता है। अब यहाँ दो परिभाषाएं दे दी गई आपके सामने शब्द की, एक तो पहला वाला और एक अभी दूसरा वाला। तो पहला वाला जो था वो स्फोट शब्द था, ठीक है, शब्द का स्फोट प्रकार था जो अंदर होता है मस्तिष्क में। और ये वाला जो बताया गया वो ध्वनि रूप शब्द को बताया गया। तो पहला स्फोटात्मक शब्द बताया गया, उसकी परिभाषा दे दी गई, और दूसरा जो है वो ध्वनि रूप शब्द को बताया गया, ठीक है। स्फोट रूप शब्द और ध्वनि रूप शब्द, ये शब्द के दो भेद यहाँ हमें पता चले। तो ये क्लियर हुआ क्या? एक बार और बताऊं, बताइए। तो यहाँ पर जो ध्वनि रूप शब्द है, इसमें क्या पता चला आपको कि लोक व्यवहार में, एक मिनट रुकिए जरा, जस्ट अ मिनट। पप्पा आपको नहीं बेसी तो देखिए, ध्वनि रूप जो शब्द है वो क्या बताया गया कि जब भी हम कोई उच्चारण करते हैं या कोई भी ध्वनि होती है, तो उसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं सामान्य लोक व्यवहार में, ठीक है। तो अगर हम अगर ध्यान से देखें या उसको बारीकी से समझें, तब तो स्फोटात्मक जो शब्द है उसको हम कह सकते हैं शब्द। और अगर जो लोग स्फोटात्मक शब्द नहीं समझ सकते हैं या नहीं जान पाते हैं, वो किसको शब्द मानते हैं? जो ध्वनि है उसी को शब्द मानते हैं या वो कहते हैं। तो लोक व्यवहार में जो है उसी को क्या कहते हैं? शब्द कहा जाता है। हाँ, पूछिए, कुछ पूछना है? तो सर ध्वनि जो आया मेरे कान में वो हाँ। खुर भी हो गया और फिर कुकद भी हो गया, तो ये सब भी शब्द कहलाएंगे? नहीं, अब देखो, जैसे आपने जब खुर सुना, खुर जो शब्द है मान लीजिए, तो खुर जब सुना आपने, तो क्या होगा उससे? तो उससे जो है खुर बोलने से आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो आएगा ना। हाँ सर। हाँ, तो जिस चीज का चित्र आएगा वो आपका उसका उसका अर्थ हो शब्द। जाएगा, मतलब वो शब्द हो गया, ठीक है।
तो वो स्फोटात्मक शब्द हुआ। लेकिन जो आपने सुना वो जो था वो ध्वनि रूप में, जो लोक व्यवहार में उसे हम शब्द कह सकते हैं। तो शब्द के दो प्रकार बताए गए, ध्वनि रूप शब्द और स्फोट रूप शब्द। तो पहले जो सामान्य रूप से हम ध्वनि रूप शब्द ही सुनते हैं, है ना, ध्वनि के रूप में, और फिर जब वो मस्तिष्क के अंदर जाता है, जैसे ही हम सुन लेते हैं उसके पश्चात जो है स्फोटात्मक शब्द होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये यहाँ पर जो है इन्होंने एक वो भी दिया है, तद्यथा, जैसे पहले प्रयोग भी होता था, अब तो नहीं कह सकते पहले के रूप में, कि तद्यथा शब्दम कुरु माँ शब्दम कार्षीह। अर्थात क्या कह रहे हैं कि वह इस प्रकार कि ध्वनि करने वाला जो है वो बंद ना कर दे, इस उद्देश्य से कहा जाता था या कहा जाता है, कह लो। तो वहाँ क्या है कि शब्दम कुरु अर्थात शब्द करो। ध्वनि को सुनकर क्रुद्ध व्यक्ति उसे रोकने के लिए क्या कहता है, शब्दम माँ कार्षी, मतलब शब्द मत करो। यह माणवक अर्थात माणवक मतलब ब्रह्मचारी, ठीक है। तो माणवक शब्द कार्यम इति माणवकः, अर्थात जो ब्रह्मचारी है शब्द करने वाला है, ऐसा ध्वनि करने वाले से कहा जाता है। इसीलिए ध्वनि भी क्या है, शब्द है। मतलब जो महाभाष्यकार हैं पतंजलि, उन्होंने जो है वो दोनों के लिए शब्द की परिभाषा दे दी कि भाई लोक व्यवहार में जो सामान्य लोग होते हैं वो तो ध्वनि को ही शब्द कहते हैं, है ना, तो उनके लिए भी एक परिभाषा दे दी, उसको भी शब्द कहा जाता है। और दूसरा, अगर हम सूक्ष्मता से विचार करें, वह व्याकरण की दृष्टि से अगर देखें तो वो स्फोटात्मक, स्फोट रूप में शब्द है, जो हमारा व्याकरण दर्शन का मूल एक वो है। क्योंकि मैंने अभी बताया था ना आपको कि वही क्या है, शब्द ब्रह्म की श्रेणी में आता है स्फोटात्मक शब्द। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यस सर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसमें जो कह लीजिए इति ध्वनि कुर्वन्नेव तस्मात् ध्वनि शब्दः, तो इति ऐसा ध्वनि करने वाले कहते हैं। तो इसमें दो उदाहरण दिए गए ना कि शब्द मत करो, मतलब शब्द करो और शब्द मत करो। तो ये जो कह रहे हैं ना कि शब्द मत करो और शब्द करो, तो यहाँ किसको बोला जा रहा है, मतलब क्या कहा जा रहा है? तो यहाँ स्फोटात्मक शब्द की बात नहीं की जा रही है, बल्कि ध्वन्यात्मक शब्द की बात की जा रही है। मतलब इन वाक्यों में जिसमें ऐसा कहा गया कि शब्दम कुरु अर्थात शब्द करो, और जब कहते हैं कि शब्द मत करो, तो वहाँ पर ध्वनि को ही शब्द मान करके व्यवहार किया जा रहा है लोक में। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया आपका। अब यहाँ से जो है आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न उठाते हैं, जो जिसमें कहते हैं कि भाई ठीक है, आपकी बात समझ गए हम कि शब्द किसे कहते हैं। तो अब इनका जो आप ये कह रहे हो कि शब्दों का अनुशासन आप प्रयोग मतलब कर रहे हो, शब्दों का अनुशासन प्रारंभ करने जा रहे हो, तो कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि, तो इसकी ज़रूरत क्या है, लेकिन ये तो बता दीजिए। तो अब वो ज़रूरत के लिए जो है वो प्रयोजन आदि अब यहाँ से प्रारंभ करेंगे। तो मुख्य हमारा जो कंटेंट होगा वो अब हम अगले हफ्ते यहाँ से प्रारंभ करेंगे, व्याकरण अध्ययन के प्रयोजन या व्याकरण शास्त्र का प्रयोजन। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से अब आपका मुख्य 5 प्रकार के प्रयोजन हैं और गौण जो है वो 13 प्रकार के प्रयोजन है। तो उनको हम एक एक करके बारी बारी से उसको पढ़ेंगे, तब तक आपका ये सारा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार अध्ययन करिएगा, पढ़िएगा अच्छे से, और फिर जो भी अगर डाउट हो या कुछ हो, तो वैसे तो इसमें आसान ही है सारा, इजी था थोड़ा, लेकिन फिर भी ठीक है। चलिए, ओके। ओके सर। यस सर।